गुड इवनिंग टीम। आज का टॉपिक हमारा कंप्यूट प्लेटफॉर्म है। हम अभी जो देख रहे हैं एजोर की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमारा ये फोर्थ नंबर का सेशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूट एक्चुअली में क्या होता है। तो कंप्यूट, जिसमें आप एक हल्के लेवल पे ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके सर्वर के सीपीयू हो गया, रैम हो गया, नेटवर्क हो गया, डिस्क हो गई, स्टोरेज डिस्क हो गई, ये सब जो रहता है जिसको अपन इंफ्रा भी बोलते हैं ना, तो इसको हम कंप्यूट बोलते हैं। तो आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, चाहे मोबाइल में चला रहे हो, लैपटॉप में चला रहे हो, वेबसाइट वगैरह बहुत सारी जो है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, यूट्यूब है, हमें आपके नेटफ्लिक्स है, तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन आप लोग चला रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन जहाँ जो चल रहा है जिसके ऊपर, वो एक्चुअली में कंप्यूट है। यानी बिना कंप्यूट के कोई एप्लीकेशन चल ही नहीं सकता है। ठीक है। तो कंप्यूट एक्चुअली में बैकग्राउंड में होता है, हमको दिखाई नहीं देता है। एप्लीकेशन को वो रन करने में, एग्जीक्यूट करने में काम कर रहा है, बट हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें क्या दिखाई दे रहा है? एप्लीकेशन दिख रहा है, हमें स्क्रीन दिखती है, हमें पेजेस दिखते हैं, जिसपे हम माउस से क्लिक करके काम करते हैं। बट बैकग्राउंड में जो चलता है, वो जो चलाता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो हम इसको और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सो कंप्यूट इज वेयर एप्लीकेशन एक्चुअली रन। ठीक है। अब ये तो तुमको पता ही है कि अगर हम वेबसाइट वगैरह ओपन कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पर स्टोर है? सर्वर में। तो सर्वर में जो इंफ्रा वाला पार्ट है, हार्डवेयर वाला पार्ट है, वो कंप्यूट है। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई वेब एप्लीकेशन हम रन कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कोई पेमेंट सिस्टम को उसके ऊपर रन कर सकते हैं, मोबाइल्स वगैरह की एपीआई हम डाल के चला सकते हैं, एनालिटिकल इंजन है, एआई वगैरह की काम कर सकते हैं उसके ऊपर, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन वगैरह बना के कंप्यूटर के ऊपर हम रन कर सकते हैं। तो कंप्यूट जो है, ये एक इंजन की तरह काम करता है, और हर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर काम करता है। यानी कि कंप्यूटर अगर नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। तो कंप्यूटर उसके लिए जरूरी होता है। और एंटरप्राइज गोल का मतलब क्या होता है कि आप अगर एक बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो एंटरप्राइज ग्रेड के, या एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हो, तो आपको किन किन पॉइंट्स को सोचना पड़ता है। सबसे पहला चीज आता है स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एप्लीकेशन आज अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, हमारे पास 100 कस्टमर है जो उस एप्लीकेशन को चला रहे हैं, और बड़ी स्पीड से काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन जो एज ए आर्किटेक्ट हमें सोचना पड़ता है कि 100 का अगर 1000 कस्टमर हो गए, या 1 लाख हो गए, या 1 करोड़, या 10,000 करोड़ कस्टमर अगर हैंडल क्या कर पाएगा हमारा एप्लीकेशन। तो हमारे एप्लीकेशन को हमें फ्यूचर के हिसाब से डिजाइन करना रहता है। तो स्केलेबल का मतलब होता है कि वो अपने जरूरत के हिसाब से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा ले, उसको हम स्केलेबल बोलते हैं। सिक्योर का मतलब ये है कि हमारा एप्लीकेशन सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई हैकर आकर के पूरा डाटा चुरा के चला गया, या बाहर से कोई हैकर आया और हमारे सॉफ्टवेयर के डाटा को डिस्टर्ब कर दिया, या हमारे सॉफ्टवेयर को पूरा डाउन कर दिया परफॉर्मेंस को। तो हमारा एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए, कि बाहर से किसी प्रकार का कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमारा एप्लीकेशन 24/7 एनी टाइम स्टार्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार वो बंद हो रहा है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर है, खास करके बैंक के सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शनिवार रविवार को बंद हो जाता है 12 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन वो बंद हो जाते हैं। तो बंद हो जाते तो फिर उसके बाद उस समय तो आप कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते। तो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप ऐसा डिजाइन करो सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया, सर्वर की सेटिंग्स हो गई, जो एनी टाइम आपका सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए चलता रहे। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि 1 घंटे के लिए बंद हो गया, एक दिन के लिए बंद हो गया। तो उसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि हमेशा अप रहना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी सब मेंटेन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया।
तो कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी कि कम कॉस्ट में आपको अच्छा एप्लीकेशन को डिजाइन करना रहता है, जो आपका सिक्योर होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट वो एक मिनिमम होना चाहिए, या ऑप्टिमाइज मतलब हाँ ठीक है, वो कॉस्ट तो लगता ही वो सॉफ्टवेयर बनाने में, ऐसा रहता है। फिर इसके बाद ऑटोमेटेड होना चाहिए, यानी बार बार मैनुअल काम उसमें नहीं करना चाहिए। मैं सॉफ्टवेयर चलाने में नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह जब हम बनाते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, उसमें कोई चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस टाइप के जो काम चलते रहते हैं डेवलपमेंट के दौरान और डेवलपमेंट के बाद भी, तो हमारी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। ऑटोमेटेड होगा तो क्या होगा, ह्यूमन एरर नहीं होगा। इंसान जब काम करता है, 10 काम करेगा, 100 काम करेगा, तो एक गलती होने का चांस रहता है। लेकिन ऑटोमेटेड में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा प्रोसेस जो है ऑटोमेट होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल का मतलब ये है कि आप उसको मॉनिटर करते हो, आप उस पे एनालिसिस करते हो, रिजल्ट को देखते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसकी स्पीड बढ़ाना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, आप इमीडिएट एक्शन लेते हो। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप ऑब्जर्व करते हो। कभी कभी कॉस्ट भी कम किया जाता है ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्व में बहुत सारी चीजें आती है, आप किस प्रकार की एनालिटिक्स करके क्या करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ जैसे एग्जांपल दिया है बैंकिंग ऐप का, व्हेन 1 लाख यूजर लॉग इन टूगेदर, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्केल टू हैंडल द ट्रैफिक। यानी कि अगर कोई बैंक का एप्लीकेशन है, उसमें अगर 1 लाख या उससे भी ज्यादा यूजर एक साथ लॉग इन करने का ट्राई करेंगे, तो जो उसका कंप्यूट होता है, कंप्यूट है ना, अपने आप क्या करता है, स्केल हो जाता है। रैम हो गया, सीपीयू हो गया, कंप्यूटर में जो भी चीजें आती है, अपने आप को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बना लेती है, और सारे ट्रैफिक को हैंडल कर लेती है। यानी कोई भी यूजर का लॉगिन फेल नहीं होता है, और उनको पता ही नहीं चलता है। उनको लगता है अरे मेरा एप्लीकेशन तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि बैकग्राउंड में कितने लाखों लोग काम कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो ये चीज होती है आपकी। तो कंप्यूटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये स्लाइड में मिल गया। आगे जाते हैं, कंप्यूट डिसीजन फ्रेमवर्क। तो कंप्यूट डिसीजन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि कंप्यूट अलग अलग लेवल के होते हैं। मैं एजोर की बात कर रहा हूँ, तो एजोर में बहुत सारे प्रकार के कंप्यूट होते हैं। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो और उस सॉफ्टवेयर को एजोर में डिप्लॉय करते हो, तो आपको क्या लेना पड़ता है, कंप्यूट लेना पड़ता है। बट लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं कौन सा कंप्यूट लूँ? एज ए डेवलपर लेवल पे तो ये बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना। लेकिन जब आप एक आर्किटेक्ट लेवल की सोचते हो, एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट या एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, तो आपको तो ये पहले से डॉक्यूमेंट में डिफाइन करना रहता है कि आपके सॉफ्टवेयर जो बनेंगे उसके कितने पार्ट्स होंगे, है ना, कितने उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे जो डिप्लॉयबल होंगे, और वो कहाँ डिप्लॉय होंगे। ये अभी पहले जैसा नहीं है कि एक जगह ही पूरा सॉफ्टवेयर को डाल दिए, बैक एंड, फ्रंट एंड, डाटाबेस, सब डाल दिया। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे हम काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि आपके एप्लीकेशन के अलग अलग पार्ट है, और कोई पार्ट किसी दूसरी जगह डिप्लॉय है, पार्ट ए, पार्ट बी तीसरी जगह डिप्लॉय है। तो सब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिप्लॉयबल होते हैं, और वो डिसाइड करता है आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, कि कौन सी चीज कहाँ डिप्लॉय होगी। ठीक है, तो हम यहाँ थोड़े से कुछ ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला एक यहाँ पर दिखा रहा है कि नीड ओएस कंट्रोल। अगर ऐसा आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो जहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल कंट्रोल करना है, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें चूज करना पड़ेगा यस, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या मिलता है आपको? आपको आपको ये बोलता है कि भाई ठीक है, अब ये सीपीयू है, ये रैम है, ये स्टोरेज है, और ये नेटवर्क है। आपको इतना दे दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करो कौन सा डालना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है। मैनेज करना है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम अपडेट करना है ना, कोई पैचेस वगैरह उसमें डालना है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जैसे कि सिक्वल सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हो, आप उसमें डॉट नेट, विजुअल स्टूडियो जेएस को इंस्टॉल कर रहे हो, डॉट नेट कोर 10 जो है वो इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो लगता है वो आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो यानी कि आपको सब कुछ करना है, आपको उसको मैनेज भी करना है, इंस्टॉल भी करना है, आपको उसमें काम भी करना है। कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको ही उसको अंदर जाके देखना है, रिपेयर करना है, अपडेट वगैरह करना है तो आपको करना है। तो ये सारा चीज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि हमें ही सब कुछ करना रहे, जैसे कोई लेगेसी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, बहुत बड़ा पुराना ईआरपी एप्लीकेशन है जो 20 साल से चलते आ रहा है,
या इस प्रकार का कोई लेगेसी एप्लीकेशन है जो काफी समय से उसको डेवलप कर रहे हैं लेकिन बहुत पुराना है और उसको नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पर हम ये सेलेक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, राइट। तो इसमें क्या रहता है कि नीड एप्लीकेशन होस्टिंग, इसमें एप्लीकेशन जो है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है कि आपको एप्लीकेशन को होस्ट करना है, मतलब ये कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं पालना ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, अपडेट करना, पैच करना। आप डेवलप कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को इसको डिप्लॉय करना है, वो होस्ट कर देना है और वो एप्लीकेशन चालू हो जाना चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा PaaS पास। तो पास क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दी, एक वेबसाइट बना दी, वेबसाइट बनाने के बाद आप जैसे पास को लेते हो, आप उसको डिप्लॉय कर देते हो और एप्लीकेशन आपका चालू हो जाता है। बहुत कम समय लगता है क्योंकि आपको पास को सब्सक्राइब करने में, सेटअप करने में 4-5 मिनट, 10 मिनट और डिप्लॉय करने में आपको जो समय लगेगा, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो पहला ऑप्शन था, इसमें आपको समय लगता है, इसमें पूरा दिन लग सकता है, एक से ज्यादा दिन भी लग सकता है, क्योंकि आपको ओएस वगैरह से लेकर के उसका हैंडलिंग, पैचिंग, अपडेट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सेटअप्स वगैरह सब करना रहता है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, आपको ओएस की भी मेंटेनेंस करना है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उसका भी करना है। लेकिन जो ये वाला सिस्टम बता रहा हूँ पास, इसमें आपको आपका सॉफ्टवेयर बना करके उसको डिप्लॉय कर देना है। और उसके अंदर का जो मेंटेनेंस है वो कौन करेगा? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब एजोर हो गया, AWS हो गया, GCP हो गया, उनका काम है उसको मेंटेन करना, अपडेट करना समय के साथ। वो सारा काम ऑटोमेटिक होता है, तो हमारा काम क्या हो गया? आसान हो गया, क्योंकि हमें केवल अपना सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है। फिर इसके बाद आता है नीड माइक्रो सर्विसेज। अगर हम बहुत बड़े एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स का एप्लीकेशन हो गया, ERP हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोई कई सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं और इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है और उसको डिप्लॉय किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के तौर पे। तो जब माइक्रो सर्विसेज की बात आती है तो सबसे बेस्ट होता है कंटेनर। तो कंटेनर एग्जैक्ट क्या होता है? तो ये जो कंटेनर्स होता है ना, ये छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, कॉस्ट में बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप अगर VM लेते हो तो आपको 6,000 5,000 रुपया मिनिमम महीने का बिल आ सकता है। लेकिन आप कंटेनर्स लेते हो तो मिनिमम आपको 400-500 रुपया बिल आता है। हाँ, लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ाते हो, आपके पास लोड ज्यादा आ गया, तो वो 400-500, 1,000-2,000 तक भी जा सकता है, लेकिन VM से तो सस्ता पड़ता है। और ऊपर से उसको मैनेज भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस डॉकर इमेज से जोड़ देना रहता है। आप यहाँ तो कोई भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करोगे, अपने आप वहां पर वो आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है CI/CD पाइपलाइन से। तो अभी मार्केट में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ज्यादा बन रहे हैं, तो कंटेनर्स का यूज ज्यादा हो रहा है। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूट लेने का एक तरीका यहाँ पर बताया। तो IaaS जो रहता है, जब आपको OS वगैरह खुद डालना है, खुद मेंटेन करना है, और उसमें सॉफ्टवेयर भी खुद से इंस्टॉल करके उसको भी मेंटेन करना है। और पास का मतलब है कि आप बस एक डिप्लॉयमेंट के लिए पास लेते हो, आप उसमें अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर देते हो या डिप्लॉय कर देते हो और एप्लीकेशन आपका चालू हो जाता है। और माइक्रो सर्विसेज मतलब आपका एप्लीकेशन छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है, सर्विसेज में बटा हुआ है, और हर सर्विस को आप डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, और ये कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी करता है। तो ये कंटेनर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल क्या है? चूज कंप्यूट बेस्ड ऑन वर्कलोड एंड रिक्वायरमेंट। तो आपका वर्कलोड रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम कंप्यूट को डिसाइड करते हैं। हम किसी टेक्नोलॉजी को देख के डिसाइड नहीं करते कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर जावा में बन रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर .NET में बन रहा है, तो मेरे को कौन सा लेना चाहिए, ऐसा नहीं। टेक्नोलॉजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वर्कलोड, आपका एप्लीकेशन कैसा है, क्या आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का है, आपका लेगेसी एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजों के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। और कॉस्ट भी देखना पड़ता है ऑब्वियसली। अगर कोई कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, बजट आपकी कंपनी का है नहीं, तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि IaaS में जैसे कि कोई सेफ एप्लीकेशन है, ये लेगेसी एप्लीकेशन है, तो वो IaaS में डाल दिया जाता है। और पास में जैसे कि आपकी कोई कंपनी का वेबसाइट वगैरह रहता है, हम जो वेबसाइट खोलते हैं ना, WWW करके कोई ब्लॉग्स है, वेबसाइट्स है, कंपनी की खुद की वेबसाइट्स है, तो वो जनरली जो रहता है पास जो रहता है उसमें डाल दिया जाता है। और कंटेनर्स में एक्चुअली में मैक्रो सर्विसेज को डाला जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं
यस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसमें कोर सर्विस देखते हैं। जैसे वीएम आता है, वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन का नाम जनरली सब लोग सुने हुए रहते हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे आप लोग जो है कंप्यूटर जानते हैं क्या होता है, लैपटॉप जानते हो, राइट? तो कंप्यूटर और लैपटॉप क्या है, एग्जैक्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर मतलब उसमें एक मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, ये सब हार्डवेयर में आ गए। सॉफ्टवेयर मतलब हमने उसके अंदर विंडोज डाला है, लाइनक्स डाला हुआ है, वन टू डाला है, और उसके अंदर और भी सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस के, विजुअल स्टूडियो, वीएस कोड सॉफ्टवेयर डाले, तो ये हमारा मशीन काम कर रहा है, अब प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप से 1,000 या 10,000 गुना फास्ट अगर मान लो कुछ रखते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, तो उसको हम सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से 1,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कैपेसिटी का होता है, राइट? लेकिन उसमें भी सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अब उसमें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहते हैं और सर्वर बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी का होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके छोटे छोटे टुकड़े का इंस्टेंस बना करके उसको यूज करते हैं, तो उसको वीएम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक बहुत बड़ी होटल है, उसमें 7 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, काफी बड़ा होटल है, उसमें जो रूम्स है 500 प्लस है। तो आपको अगर मान लो होटल में रहना है, तो जनरली आप क्या करते हो कि कोई एक रूम को बुक कर लेते हो, और उस रूम में जाके आप रहते हो, वहां अपने सामान को रखते हैं, फिर वहां से निकलने के बाद वापस फिर वहीं जाके आप आराम करते हो। तो जो पूरा का पूरा होटल है वो एक सर्वर है, और सर्वर के एक छोटे से हिस्से को आप यूज कर रहे हो, आप उसका रेंट दे रहे हो, ठीक है? तो वीएम भी क्या होता है कि सर्वर का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो जैसे सर्वर में क्या होता है, कंप्यूट होता है, यानी इंफ्रा होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो हो गया, ये सब। अब उसी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, तो उसके अंदर भी वीएम होगा, लेकिन वो दूसरा वीएम एक सेपरेट, जिसमें आप काम करोगे। उसके जो रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह रहेगा, वो बड़ा जो रैम है पूरे सर्वर का, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें जुड़ जाएगा। बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपके वीएम में जुड़ जाएगा। तो वीएम अपने आप में क्या हो गया, मशीन बन गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। लेकिन वर्चुअल वर्ड क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअल मशीन नहीं है। एक्चुअल मशीन क्या हो गया कि फिजिकल हार्डवेयर और उसमें सॉफ्टवेयर डाल दो और वो जो चालू हो गया वो एक्चुअल मशीन है। लेकिन ये वर्चुअल क्यों कहला रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मशीन जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बनी थी, उसका एक छोटा सा इंस्टेंस है, जिसको एज ए मशीन हम यूज कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन। जैसे कि वो पूरा कंप्लीट कंप्यूटर है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्चुअल मशीन। तो वीएम आप समझ में आ गया, सर्वर का एक छोटा सा इंस्टेंस होता है, जिसको हम, जो हमारे लिए रिजर्व हो जाता है, और हम उसमें काम करते हैं, ओएस भी रहता है, और हम उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी सेट। तो अवेलेबिलिटी सेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने वीएम क्रिएट किया एजोर पे, तो आपका वीएम जब क्रिएट करोगे, तो कहाँ क्रिएट होगा? एक बड़े लेवल पे देखा जाए, तो सबसे पहले कोई रीजन आप सेलेक्ट करोगे। मान लो एशिया रीजन ले लिए, इंडिया रीजन ले लिए। फिर उसके बाद डाटा सेंटर एक होगा। डाटा सेंटर मान लो जैसे बेंगलोर का डाटा सेंटर है, और उस डाटा सेंटर को जब आप देखने जाओगे, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो होती है ना, 40-50 माले की, फ्लोर्स की, तो वैसी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकती है जिसमें बहुत सारे सर्वर लगे हुए। तो वो पूरा का पूरा उसको हम डाटा सेंटर बोलते हैं, राइट? तो वो एक डाटा सेंटर के अंदर जब आप सर्वर को देखने जाओगे, तो बड़े बड़े ऐसे रैक्स, मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे पिलर्स होते हैं, उसमें खांचे बने होते हैं, उसके अंदर रैक्स होता है। ठीक है, रैक्स मतलब एक रैक से एक सर्वर होता है अपने आप में, है ना? तो एक रैक सर्वर जो रहता है ना, उसकी कीमत मिनिमम भी देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 लाख या 6 लाख की होती है, एक एक रैक की, है ना? और ऐसे कम से कम 1,000 रैक, 5,000 रैक एक डाटा सेंटर में होते हैं। 10,000 से भी ऊपर हो सकते हैं, डिपेंड करता है डाटा सेंटर आपका कितना बड़ा है। तो इतने रैक्स होते हैं। तो आप एक वीएम जब ऑर्डर देते हो कि मेरे को ये वीएम बनाना है, जिसका महीने का रेंट सपोज 5,000 पर मंथ है, तो वो जो वीएम है, एक रीजन में, एक डाटा सेंटर में, डाटा सेंटर के एक सर्वर रूम में, एक पर्टिकुलर जो रैक होता है ना, उस रैक के अंदर जाके बन जाता है। आपको पता नहीं चलता कि कौन से रैक में, कौन से डाटा सेंटर के किस पोर्शन में, आपको कुछ पता, आपको बस वीएम बना दिया, आपका बन गया। आप आरडीपी वगैरह से कनेक्ट करोगे और उसमें काम करना चालू कर दोगे। लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड में जो हुआ वो मैं बता दिया।
तो एक रैक में जा करके आपका वीएम जाके बन गया। लेकिन आपने क्या किया कि भाई मुझे वीएम बनाते समय अवेलेबिलिटी सेट को ऑन कर दिया। तो अवेलेबिलिटी सेट क्या बोलता है कि जैसे एक रैक है जिसके अंदर आपका वीएम गया है, तो वो उसका एक मिररिंग सेम टू सेम एक दूसरा वीएम बनाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, उस रैक में नहीं बनाएगा, एक दूसरे रैक में बना देगा। ठीक है, उस रूम में ही हो सकता है या दूसरे रूम में हो सकता है। तो एक रैक में आपका एक वीएम बना था, सेम उसका क्लोनिंग डुप्लीकेट एक दूसरे रैक में बन जाएगा और दोनों चालू रहेगा। तो आप जब यहाँ से काम करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो डाटा स्टोर कर रहे हो वो कौन से इसमें जा रहा है, ए में जा रहा है कि बी में जा रहा है। आपके लिए ए और बी दोनों चालू है, लेकिन दोनों का लोकेशन अलग अलग रैक है। तो इससे क्या फायदा होगा, मान लो एक रैक किसी कारण से डैमेज हो गया, या वो रैक जहां पर लगा है वहां की पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया, बंद हो गया वो, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं रुकेगा, आपका एप्लीकेशन रुकेगा नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि बी वाला चालू है। तो आप जो कमांड दोगे, आप जो डाटा वगैरह में काम करोगे, वो बी पे काम करेगा। तो एक फायदा हो गया कि अलग अलग रैक में रखने से ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या हो गया कि बीच बीच में ऑटोमेटिकली विंडोज वगैरह अपडेट होता है। कभी कभी विंडोज में अपडेट आते ही रहता है आजकल तो ज्यादा। तो जब वो अपडेट होता है तो कई बार उसको रीस्टार्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपके पास दो रैक है, दो वीएम के इंस्टेंस है दो रैक में, तो जब एक अगर अपडेट होगा तो दूसरा अपडेट बिल्कुल नहीं होगा। आपका सर्विस प्रोवाइडर ऐसा ही पॉलिसी बना कर रखता है कि अगर एक अपडेट हो रहा है तो दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। जब ये अपडेट हो करके कंप्लीट हो जाएगा या रीस्टार्ट हो जाएगा, तब उसके बाद फिर परमिशन देगा दूसरे को अपडेट करने का। तो एक साथ दोनों अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि अपडेट के समय अगर वो रीस्टार्ट हो गया, बंद हो गया, तो आपका एप्लीकेशन रुकना नहीं चाहिए। तो कम से कम एक तो स्टार्ट रहना चाहिए, ए को दिक्कत आ गया तो बी स्टार्ट रहना चाहिए। तो अलग अलग रैक में करके ये सुविधा हमको मिल गई। राइट। तो अपडेट करने में आपका बंद नहीं होगा। अगर वहाँ की पावर सप्लाई कुछ हो गया, वायर लूज हो गया, वो रैक किसी भी कारण से बंद हो गया, तो दूसरा रैक आपका चालू था, आपका सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन है आपका अवेलेबिलिटी जोन। अब ये अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि आपने वीएम बनाया, तो वीएम का इंस्टेंस ए था, वो एक डाटा सेंटर बेंगलोर के अंदर बन गया। लेकिन उसका जो दूसरा है, वो सीधा दूसरे डाटा सेंटर पुणे में जाकर बन गया। यानी कि डाटा सेंटर ही चेंज हो गया। तो बेंगलोर से एक डाटा सेंटर था, पुणे का एक दूसरा डाटा सेंटर था, या आप मुंबई का डाटा सेंटर पकड़ लो, तो मुंबई में जाके आपका एक बन गया। अब इससे फायदा क्या होगा जब डाटा सेंटर ही आपका चेंज हो गया? इससे फायदा ये होगा कि अगर मान लो वहाँ बेंगलोर में आधी तूफान आ गया, डाटा सेंटर की बिल्डिंग ही पूरी डैमेज हो गई, टूट गई, या कुछ ऐसा हो गया जैसे नदी के किनारे कोई डाटा सेंटर है और वो डूब गया बाढ़ में, या कोई भी ऐसा कोई इशू आ जाता है कि डाटा सेंटर ही पूरा डैमेज हो गया, बंद हो गया, डाउन हो गया पूरा, जिसको बोलते हैं डाटा सेंटर, तो भी आपका एप्लीकेशन चलेगा, क्योंकि पुणे में तो बाढ़ नहीं आएगी, या आंधी तूफान पुणे में तो नहीं आएगा, बेंगलोर में आए तो। या फिर इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि डाटा सेंटर कभी कभी हम दूर ले लेते हैं। जैसे एक डाटा सेंटर आपका सिंगापुर का है और एक डाटा सेंटर आपका इंडिया का है, तो इससे भी आपको काफी सादा मतलब सुविधा मिल जाएगी। तो अवेलेबिलिटी जोन का मतलब समझ गए कि डाटा सेंटर को ही डिफरेंट करना, और वो सर्विस प्रोवाइडर को जैसे दिखेगा कि आपने अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट किया है, तो आपका वीएम का एक पोर्शन अलग डाटा सेंटर में बनाएगा और एक जो रहेगा दूसरे डाटा सेंटर में। जबकि इसके पहले वाला जो अवेलेबिलिटी सेट था, वो रैक वाला था। यानी एक ही डाटा सेंटर में एक सर्वर का रैक में एक वीएम बना, और हो सकता है कि उससे थोड़ा 10 कदम दूर पे एक दूसरा रैक है, वहां वहीं पर आपका दूसरा बन गया। अगर पूरा डाटा सेंटर बंद हो गया तो आपका पूरा एप्लीकेशन बंद होगा, लेकिन एक सर्वर रैक बंद होगा तो दूसरा चलता रहेगा। लेकिन अवेलेबिलिटी जोन में पूरा डाटा सेंटर भी बंद हो जाएगा, तो दूसरा वीएम डेफिनेटली आपका कहाँ बना हुआ है, एक दूसरे डाटा सेंटर में जो उससे बहुत दूर है। तो दोनों एक साथ तो कभी बंद नहीं होते। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो 5 से 10 डाटा सेंटर में उसका डुप्लीकेशन चलते रहता है। 10 डाटा सेंटर अलग अलग कंट्री में, तो सारी कंट्री के तो बंद नहीं हो सकते। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्चा करना चाहते हो और आपका एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक देखते हैं, चौथा नंबर वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तो मशीन का स्केल सेट का मतलब क्या होता है कि वर्चुअल मशीन जो रहती है, तो स्केल सेट ना एक्चुअली में देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल स्केल, होता है एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। वर्टिकल स्केल का मतलब होता है कि अगर आपके पास लोड ज्यादा आ रहा है, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, तो आप अपना रैम को बढ़ा सकते हो। आपका जो प्रोसेसर है
टू कोर का इसको फोर कोर कर सकते हो, फोर कोर इसको एट कोर कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है और आपका ट्रैफिक को हैंडल कर लेगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजेंटल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो वीएम है और उसके पास जैसे 100 ट्रैफिक आ रहा है तो वो बढ़िया काम कर रहा है। अब 100 के अलावा अचानक 1000 रिक्वेस्ट आने लग गई एक ही टाइम, तो वो वीएम क्या करेगा, अपने आप को दो तीन चार पांच बना देगा और सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। उसके बाद 10,000 रिक्वेस्ट अगर आ गई तो पांच से वो 10 हो जाएगा और लेकिन रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। और अब सब बोलेंगे कि अरे एप्लीकेशन तो प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आया तो उसने क्या किया, अपने आप को बढ़ा लिया। तो एक वीएम जो काम कर रहा था, दो हो गया तो डबल काम करने लग गया, 10 हो गया तो 10 गुना काम करने लग गया। तो एक वीएम का बिल 4,000 था तो 10 का कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये महीना आ जाएगा। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं आएगा। जैसे लोड कम होगा तो वापस से 10 से वो वन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ये पॉलिसी बनानी पड़ती है और वो पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड करता है कि कब मुझे ज्यादा होना है, कब मुझे कम होना है। तो वो सब पॉलिसी सेट करते हैं। जैसे कि सीपीयू में लोड आपका 80% से ज्यादा है तो वो आपका वीएम जो है वो दो तीन चार बढ़ना चालू हो जाएगा। और जैसे सीपीयू का लोड 60% से कम हो गया तो फिर वापस वो कम होना चालू हो जाएगा। रैम के लोड के ऊपर भी लगा सकते हैं पॉलिसी। तो ये सब पॉलिसी सेट करनी पड़ती है, उसके हिसाब से वो कम ज्यादा होता है। बाहर पता नहीं चलता लोगों को। आप आईआरसीटीसी में तत्काल आप करते हो, टिकट बुक करते हो। अमेजन वगैरह में जैसे कि ऑफर्स वगैरह जो आते हैं दिवाली वगैरह के, नए साल के, तो इतने सारे लोग एक साथ यूज करना चालू कर देते हैं एप्लीकेशन। तो वर्चुअल मशीन स्किल सेट होता है जिसके कारण ये पूरा हैंडल कर लेता है। ये कुछ टॉपिक्स में थोड़ा अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ अगर नए लोग भी होंगे उनको ये सब चीजें नहीं पता चलती है, तो मैं थोड़ा डिटेल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। व्हेन टू यूज में जाते हैं कि हम कब यूज करते हैं। जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस है, आपको पता है कि पूरे इंडिया में जैसे स्टेट बैंक है या कोई और आईसीसी बैंक है, तो कस्टमर हजारों लाखों की मात्रा में रहते हैं। तो कभी कभी कस्टमर एक साथ भी यूज कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें ये हैंडल करना रहता है। ईआरपी सिस्टम है, सैप है, या फिर आपके विंडोज एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है, या लाइनक्स मिडिलवेयर करना है, तो ये सारा चीज डिप्लॉयमेंट करने के लिए वीएम होता है। तो वीएम ज्यादा बेटर होता है, या फिर बोले जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको डिप्लॉय करना होता है। और इसके खास बात क्या होता है कि आपको ओएस पे फुल कंट्रोल रहता है। आप ओएस को अपडेट आपकी मर्जी से होगा, पैचिंग आप डालोगे तो पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो अपने हिसाब से, ओपन सोर्स फ्री वाले भी डाल सकते हो। लाइसेंस वगैरह डालोगे तो आपको लाइसेंस परचेस करके डालना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो इसमें। और आपका जो इजी माइग्रेशन फ्रॉम डाटा सेंटर, तो आपका ये माइग्रेशन जो रहता है बड़ी आसानी से हो जाता है। एंटरप्राइज कैपेबिलिटीज होती है, यानी कि आप बड़े एप्लीकेशन वगैरह जो है अगर वो बना रहे जो लंबे समय तक चले, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में जाना पड़ता है कई बार। तो इजी एग्जांपल दिया है कि ए कंपनी मूव्स इट ओल्ड विंडोज पेरोल सर्वर टू एजोर विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन कोड। सपोज मान लो कि कोई कंपनी के पास एक पेरोल सर्वर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सैलरी वगैरह जनरेट करता है, लेकिन वो बहुत पुराना है। लेकिन वो उसको अपडेट नहीं कर सकते, माइग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्लाउड में जाना है। तो आपका जो ऑन प्रीमाइस में सर्वर पे रखा हुआ था, तो आप क्या करोगे, उसी टाइप का आप वीएम बनाओगे और उसमें डिप्लॉय कर दोगे, उसको चलाओगे। तो आपको कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन का थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसको और देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया कि ऑन डिमांड वर्चुअल सर्वर रनिंग, यानी कि जब वो वर्चुअल मशीन बनाते हो तो आपको पूछता है कि आपको विंडोज चाहिए, लाइनक्स चाहिए, ubuntu चाहिए, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो आप वो सेलेक्ट कर लो, तो वो अपने आप आपको रेडीमेड वर्चुअल मशीन तैयार मिल जाएगा। विंडो लोगे तो वर्चुअल मशीन जब बन जाएगा उसको लॉग इन करोगे आरडीपी से, तो आपको विंडो का स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आप अपना काम कर सकते हो। फिर इसके कंपोनेंट में जैसे बताया था मैं, सीपीयू होता है, डिस्क होता है, नेटवर्क होता है, सिक्योरिटी होता है, मॉनिटरिंग होता है। तो ये सब वर्चुअल मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। और वर्चुअल मशीन में जैसे कि प्रोसेसर है, जैसे यहाँ लिखा है 8 वी कोर, तो 8 वी कोर का एक प्रोसेसर हो सकता है, 4 का हो सकता है, 16 का हो सकता है। जैसे आप बढ़ाओगे उसका रेट बढ़ेगा। सपोज 2 कोर का आप लिए हो, आपको 4,000 पड़ रहा है, 2 कोर से सीधा 8 कोर कर दोगे तो आपका 4,000 का सीधा 25,000 महीना हो जाएगा। रेट, लेकिन स्पीड भी बढ़ेगी उतना गुना, लेकिन आपको रेट भी बढ़ेगा। सेम रैम है, रैम आपका 32 जीबी चाहिए, 16 जीबी चाहिए, 4 जीबी चाहिए,
1 GB तक का भी मिल जाता है। तो अपने बजट के हिसाब से, अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें सेट करना होता है। प्रीमियम एसएसडी होता है, थोड़ी महंगी होती है लेकिन बहुत ही हाई स्पीड रहता है। जैसे अपना हार्ड डिस्क होता है ना, उसका भी एसएसडी बोलते हैं इसको, और ये प्रीमियम एसएसडी होती है। तो ये हमें लेना पड़ता है, बहुत बड़ा ले नहीं सकते, कॉस्टली है। तो 100 GB, 50 GB, 30 जीबी मात्रा लेके हम अपना काम कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं बाद में भी। प्राइवेट नेटवर्क भी आपको मिल जाता है इसमें। तो जनरली जैसे कोई बैंकिंग का मिडिलवेयर एप्लीकेशन है या फिर लेगेसी एप्लीकेशन है, तो उसे हम क्या करते हैं, वीएम में डिप्लॉय करते हैं। तो अब ये क्लियर समझ में आ गया कि वीएम हमको चूज करना है। ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बता देता है कि हमारा ये एप्लीकेशन वीएम में डिप्लॉय होगा या कहीं और होगा। तो ये सब हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। अवेलेबिलिटी सेट जो मैंने वहां पर बताया था कि अवेलेबिलिटी सेट में क्या होगा कि जैसे कि आपका वीएम जो है, ये दो रैक में, सर्वर रैक होता है ना, जैसे ऐसे रहता है सर्वर रैक, और इसमें ऐसे बहुत सारे सर्वर रैक होते हैं, और ऐसे ही एक दूसरा भी होगा, और सेम इसमें भी बहुत सारे रैक होंगे। तो अगर मान लो ये आप अवेलेबिलिटी सेट को लेते हैं, तो आपका वीएम अगर मान लो एक बन गया, तो दूसरा वीएम दूसरे पे बन जाएगा। तो इससे फायदा होगा कि अगर ये बंद हो गया तो ये चलता रहेगा, कोई एक बंद हो गया दूसरा चलता रहेगा। एक अगर रिस्टार्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। जब ये वाला अपडेट होकर रिस्टार्ट होकर एकदम प्रॉपर हो गया, तब दूसरे को परमिशन मिलेगा कि भाई तू भी अपडेट हो सकता है। तो ये सब हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर कंट्रोल करता है। तो ये आपका सर्वर रैक फेलुअर, कभी लूज कनेक्शन हो गया, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, एक रैक बंद हो गया पूरा, तो भी आपका एप्लीकेशन चलता रहेगा, क्योंकि दूसरा रैक चालू है और वहां पर आपका वीएम है। तो प्लान मेंटेनेंस होता है, कभी कभी ये रैक को जानबूझ के बंद किया जाता है, इसको कुछ रिपेयरिंग करना रहता है ना, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो एक और वीएम है वो अपना काम निकालेगा और आपका एप्लीकेशन चालू रहेगा। हार्डवेयर को रिबूट करना पड़ जाता है, जैसे अपडेट वगैरह हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रिबूट करना जरूरी होता है। तो ये अवेलेबिलिटी सेट समझ में आ गया कि एक ही डाटा सेंटर में दो अलग अलग रैक में आपका वीएम चला जाता है। और अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि दो अलग अलग जोन में चले जाता है, यानी कि अलग अलग डाटा सेंटर जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो जोन 1 एक डाटा सेंटर है, जोन 2 एक दूसरा डाटा सेंटर है, जोन 3 एक तीसरा है। जैसे मान लो कि पहला बेंगलोर है, दूसरा मुंबई है, तीसरा पुणे है। ठीक है, तो आप अगर मान लो कोई वीएम बना रहे हो और अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किए हो और उसकी वैल्यू 3 कर दी है, तो यानी आपको वो 3 जगह आपका सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में। ठीक है, तो ये डाटा सेंटर है एक्चुअली में। तो एक डाटा सेंटर जैसे पता है बिल्डिंग टाइप का काफी बड़ा रहता है, उसके अंदर पूरे सर्वर्स के रैक्स होते हैं, पूरा एयर कंडीशन रहता है और काफी इंजीनियर लोग वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए रहते हैं। लेकिन वो डाटा सेंटर ही बंद हो गया, पूरे वो स्टेट की लाइट चली गई, या अचानक आंधी तूफान आया, बिल्डिंग डैमेज हो गई, गिर गई बिल्डिंग बारिश वारिश के कारण, तो फिर क्या करेंगे? तो आपका जो चलता रहेगा ना, बाकी में तो आपका चालू है, तो आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अवेलेबिलिटी जोन और ये सब लेने से आपका प्राइस बढ़ जाता है, फ्री में नहीं मिलता है। आपको अगर वैसा चाहिए तो आपको फिर पेमेंट भी ज्यादा देना पड़ता है। बेनिफिट क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी, जैसे बताया ना कि अगर एक पूरा बंद भी हो गया तो भी एप्लीकेशन चलता रहेगा। और डिजास्टर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे आंधी तूफान आ गई, बिल्डिंग डैमेज हो गया, लाइट चले गई, भूकंप आ गया और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो भी आपका एप्लीकेशन चलता रहेगा, क्योंकि सेम दूसरी जगह पे तो होगा नहीं, तीसरी जगह पे होगा नहीं। तो इसलिए इसको ऐसा सेट करके रखते हैं। तो बिजनेस पे जो कंटिन्यूटी चलती रहती है, यानी कि आपका एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ तो बिजनेस आपका 24/7 चलता रहेगा। तो ये आपका डाटा सेंटर अलग अलग होता है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद जैसे कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स मैंने बताया था, तो यानी कि जैसे ट्रैफिक आता है, तो हमारा वीएम क्या करता है, दो प्रकार का काम करता है, एक हॉरिजेंटल स्केलिंग करता है और एक वर्टिकल स्केलिंग करता है, राइट। तो हॉरिजेंटल स्केलिंग का मतलब होता है कि लोड बैलेंसर, जैसे आपका वीएम है, एक वीएम आपने बनाया था और इसमें 100 ट्रैफिक आ गया, 100 रिक्वेस्ट एट ए टाइम आ गया, तो वीएम तो हैंडल कर लिया। लेकिन 100 से अचानक 500 हो गया, तो तुरंत एक और वीएम तैयार हो जाएगा, सेम टू सेम। और आधी आधी जो ट्रैफिक इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी। लेकिन अगर ट्रैफिक और बढ़ गई,
मान लो 1000 हो गई तो एक तीसरा भी बन जाएगा और कुछ ट्रैफिक तीसरे के पास चल जाएगी। तो लोगों को लगेगा कि मैं तो एक ही सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ। जैसे आप अमेजन.com चला रहे हो या अमेजन फ्लिपकार्ट हो गया वो चला रहे हो, तो आपको पता नहीं चलता ना पीछे वो कितने सर्वर, एक है, दो है, 10 है। तो वो ऑटोमेटिक होते रहता है और बाहर से यूजर को तो पता नहीं चलता है। जो डेवॉप्स इंजीनियर है वो देखते रहता है, उनको मेल आते रहता है कि आपका ट्रिगर हो गया, एक से दो हो गया, फिर ट्रिगर हो गया, तीन हो गया। अच्छा वो उसमें पॉलिसी लगा के रखते हैं कि भाई एक दो तीन चार हो रहे, तो भाई मेरी कैपेसिटी है कि 10 तक मैं बियर कर सकता हूँ फर्स्ट। तो 10 से ज्यादा होना ही नहीं, पॉलिसी बना देते हैं। तो फिर वो 10 में जाकर रुक जाएगा। अगर 10 से की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं आएगा, 10 भी रहेगा भले एप्लीकेशन स्लो हो जाए। तो हमको पॉलिसी बनानी पड़ती है ना, क्योंकि हमको अपना बजट भी देखना रहता है। और एक मैंने बताया था वर्टिकल। तो वर्टिकल्स में क्या होता है कि आपके सीपीयू वगैरह, रैम वगैरह ये सब बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, ये जैसे हॉरिजेंटल वाला जो बताया लोड बैलेंसर वाला, तो ये कब बढ़ता है? एक से दो और तीन होने के लिए जो पॉलिसी बनती है, एक तो आपके सीपीयू के ऊपर लगती है कि जैसे कि मान लो सीपीयू जो है 80% से ज्यादा लोड हो गया, तो ये बढ़ना चालू हो जाए। और तब तक बढ़ते रहे जब तक उसका लोड 80 से कम नहीं आता। ठीक है। और अगर 80 से कम है तो फिर कम भी 60 से कम है तो फिर कम होना चालू हो जाएगा, रेड्यूस होना चालू हो जाएगा। सेम मेमोरी के ऊपर भी लगा देते हैं। यूजर रिक्वेस्ट पे भी लगाते हैं कि अगर 100 रिक्वेस्ट आएगी तो ऐसा बढ़ता जाए, 400 500 हो गया तो और बढ़े, 10,000 हो गया तो इतना बढ़ जाए। तो रिक्वेस्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्यू के ऊपर भी लगा सकते हैं, कितनी रिक्वेस्ट क्यू में पेंडिंग है। तो ये सब पॉलिसीज रहती है, जब डिटेल में जब इसका सेशन देखेंगे तो पॉलिसी कैसे सेट करते हैं वो भी बताया जाएगा। ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे फेस्टिवल वगैरह आता है, रिक्वेस्ट बढ़ जाती है तो आपका जो 5 वीएम है वो 50 वीएम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और ट्रैफिक जैसे खत्म हो गया तो 50 वीएम वापस 5 में हो गया। केवल एक दिन के लिए जो फेस्टिवल का दिन था, आपका 5 वीएम 50 वीएम जैसा काम कर रहा है, 50 वीएम ही बन गया। ठीक है। और जैसे फेस्टिवल खत्म हो गया, ट्रैफिक सब चला गया, तो वापस वो 5 हो जाएगा, तो एक दिन का बिल ज्यादा आ जाएगा। जैसे घर में बिजली का मीटर होता है ना, अगर एक आध दिन मेहमान आ गए, बहुत ज्यादा आप लोग यूज कर लिए, तो उस दिन का बिल ज्यादा आएगा। लेकिन दूसरे दिन सब चले गए तो वापस आपका रेगुलर जो बिजली की खपत है उतनी ही चलेगी। तो ये है इसका, बिलिंग में इम्पेक्ट आता है, लेकिन आपका ट्रैफिक को हैंडल कर लेता है। और कस्टमर आपके खुश रहते हैं क्योंकि एप्लीकेशन प्रॉपर काम कर रहा होता है, कितने सारे लोग भी आ जाए। फिर इसके बाद देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का डिजाइन डिसीजन कैसे लेते हैं। मतलब कब डिसाइड करते हैं कि हमको यास में जाना है? जब हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल का एक्सेस चाहिए, यानी कि आप खुद मैनेज करना चाहते हो इसको। लेगेसी एप्लीकेशन है, यानी काफी पुराना एप्लीकेशन है, उसको तुरंत चेंज करना आसान नहीं है, या बहुत खर्चीला है, या बहुत टाइम टेकिंग है। तो आप क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड लेके आपके एप्लीकेशन को क्लाउड में डालकर चला लेते हैं। फिर उसके बाद है कस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अगर आप ये ले लेते हो तो आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। आपके हाथ में इंस्टॉलेशन है, अनइंस्टॉलेशन है, सब चीज़ आपके हाथ में रहेगा। स्पेशलाइज्ड मिडिलवेयर, कई मिडिलवेयर्स रहते हैं। जो मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि आपका जब रिक्वेस्ट आता है तो वो मिडिलवेयर के पहले जाता है। मिडिलवेयर जो होता है ना, वो या तो उसको ऑथेंटिकेट करता है या उसको फिल्टर करता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगी रहती है और उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इस प्रकार के जो एप्लीकेशन है जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में भी डिप्लॉय कर दी जाते हैं। अवॉइड कब करना है? सिंपल वेब एप्लीकेशन आप बना रहे हो, एक वेबसाइट बना रहे हो, आप कोई एक ट्रेनिंग स्कूल खोले हो, उसकी वेबसाइट बना रहे हो, तो आप ये नहीं चूज कर सकते, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इवेंट ड्रिवन वर्कलोड है तो भी आप इसको चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इवेंट ड्रिवन के लिए रेडीमेड अजूर की सर्विसेज चाहिए, ये यहाँ नहीं मिलेगी। फिर स्मॉल एपीआईज आप बना रहे तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो उसके लिए भी हम जो है ये यूज नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा जो डिसीजन वगैरह रहता है टॉप आर्किटेक्ट लेवल पे होता है एक्चुअली में। लेकिन एज ए डेवलपर आप लोग भी कभी ना कभी सीनियर बनोगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। फिर इसके बाद हम आ गए पास में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है एग्जैक्ट, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो और आपको डिप्लॉय करना है बड़ी आसानी से। तो यानी कि आपको सीधा प्लेटफॉर्म मिल गया, आप अपने सॉफ्टवेयर को डाल दो और वो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। जैसे मान लो कि एजोर ऐप सर्विस है, एजोर फंक्शन ऐप है। तो अगर आपके पास कोई बना सॉफ्टवेयर है जो एकदम रनिंग कंडीशन में है, तो आप इसको बनाने में 5-10 मिनट लगेगा और डिप्लॉय करना बस।
अलग अलग तरीके से होते हैं डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉय करने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो ऐप सर्विस है ना, इसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको बैकग्राउंड में सही कर लेगा। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत हाई रहती है। और इसमें जो जिम्मेदारी होती है उसको सेट करने की, अपडेट करने की, सारा चीज ऑटोमेटिकली पीछे से कंपनी करेगी। आपको केवल इसको परचेस करना है और आपका सॉफ्टवेयर को डाल के चालू करके काम करना है, बड़ी आसानी से काम हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है, ये तब लिया जाता है उसके लिए। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको सर्वर मैनेज नहीं करना है। आपको अपना सॉफ्टवेयर डाल दो, आपका सॉफ्टवेयर चालू हो गया, आप सॉफ्टवेयर को चलाते रहो बस। पैचिंग वैचिंग आपको नहीं करनी, जो पिछला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में सब करना पड़ रहा था, यहाँ वो कुछ भी नहीं करना है आपको। स्केलिंग भी आपको अलग से नहीं बनानी है, वो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ रहता है स्केलिंग। फास्टर डिप्लॉयमेंट बताया ना कि 5 मिनट में आप डिप्लॉय करके एप्लीकेशन चालू कर सकते हो। तो ये भी डिसाइड करना रहता है कि किस प्रकार के हमारे जो एप्लीकेशन है के पार्ट्स है, सर्विसेज है, जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डिप्लॉय होंगे। तो डेवलपर डिप्लॉयज कोड डायरेक्टली विदाउट मैनेजिंग विंडोज और लाइनक्स सर्वर। तो डायरेक्ट डिप्लॉय कर देता है, सर्वर का हेडेक नहीं है, सर्वर हमको मैनेज करना ही नहीं है। करेक्ट। तो इसमें जैसे एजोर ऐप सर्विस देख लेते हैं। तो एजोर ऐप सर्विस क्या होता है? जनरली इसको वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, एपीआई को डिप्लॉय करने के लिए, बैकएंड का एप्लीकेशन, फ्रंट एंड का एप्लीकेशन, इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट करने के लिए एजोर ऐप सर्विस लेते हैं। तो एजोर ऐप सर्विस, जिसमें आप आसानी से कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हो। और उसकी खास बात होती है कि उसमें सीआईसीडी पाइपलाइन से भी डिप्लॉयमेंट होता है। उसमें आपका सिक्योरिटी रहती है। और उसमें आपका स्केलिंग रहता है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्केलिंग उसमें रहता है। और एसएसएल वगैरह सब रहता है। तो यानी आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी सिक्योर होता है। बहुत आसानी से आपके सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए ये बनाया गया है। तो इसकी भी कॉस्ट जो रहती है इसके कंप्यूट के ऊपर है। जब आप ये सर्विस बनाते हो तो आप रैम कितना ले रहे हो, आप उसका प्रोसेसर कितना ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जब आप सेट करते हो तब इसकी प्राइस आती है कि महीने का आपको कितना पे करना है इसके लिए। करेक्ट। एजोर फंक्शन जो है, ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग होता है। यानी कंप्यूट तो है लेकिन ये सर्वर नहीं है। यानी इसको कोई डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको कोड उठा के डाल दो इसके अंदर और आपका कोड डायरेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा चालू रहेगा या कोई सर्वर, ऐसा नहीं है। जब उसमें कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने के बाद वापस सो जाएगा। सो रहा है तो फिर आप पैसा क्यों दोगे? तो इसका मतलब है कि इसका ऐसे महीने का बिल नहीं आता। इसका बिल आता है कि आप कितने बार इसको यूज कर रहे हो। अगर मान लो कि एक दिन में 10 बार इसको यूज किए और बाकी महीने बार यूज नहीं किए, तो आपका जो बिलिंग है वो 10 बार का ही रहेगा। लेकिन इसमें खास बात है कि बहुत सस्ता पड़ता है। 1 लाख हिट जो है फ्री है। जब आप एजोर फंक्शन लोगे ना, तो 1 लाख बार उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद इसका पैसा लगेगा एक बार यूज करने का, 1 पैसा 2 पैसा बहुत मिनिमम चार्ज होता है। लेकिन बहुत ही हाई अवेलेबिलिटी रहती है इसकी, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। तो ऐसी चीजें जहाँ पर हमको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, अवेलेबिलिटी बहुत हाई चाहिए। जैसे कि पेमेंट गेटवे का कुछ फंक्शनैलिटी हो गई या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, तो वो हम एजोर फंक्शन में डालते हैं। तो इसके ट्रिगर्स होते हैं। जब इसको बनाया जाता है ना, तब पूछता है वो कि आपको एचटीटीपी ट्रिगर में बनाना है, क्यू में बनाना है, ईमेल में बनाना है, ब्लॉग में बनाना है, टाइमर में बनाना है। इसका मतलब क्या होता है? एचटीटीपी में अगर आप बना लिए तो जब उसको हिट दोगे, कॉल करोगे एपीआई को, तब वो रन होता है। और क्यू वाला अगर मान लो आप ट्रिगर ले लेते हो, तो अगर क्यू के अंदर कोई रिक्वेस्ट आ गई तो ये क्यू को रीड करते रहता है, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या। जैसे उसको कोई रिक्वेस्ट दिख गई तुरंत उसको ले लेता है और काम करना चालू करता है। यानी क्यू के ऊपर डिपेंड रहता है। क्यू में कोई रिक्वेस्ट आई तो ये वर्क करता है, क्यू अगर खाली पड़ा हुआ है तो ये अपना सोता रहेगा। फिर ईमेल पे अगर कोई ईमेल ट्रिगर हो गया तो ये काम करेगा। फिर ब्लॉब अपलोड, अगर ब्लॉब स्टोरेज में जैसे कोई फाइल अपलोड की है और एजोर फंक्शन को तुरंत पता चल जाएगा कि कोई फाइल आ गई, वो तुरंत वो फाइल पे काम करना चालू कर देगा। फिर टाइमर, टाइमर का मतलब है कि जैसे हर 1 घंटे में चलाना है आपको, तो आप टाइमर वाला सेलेक्ट करके आप फंक्शन को बना दो और उसमें टाइमिंग सेट कर दो 1 आवर का। तो उसके बाद जो है 1 आवर पे वो एक के बाद एक रन होता जाएगा, डेली बेस पे हर 1 घंटे में रन होगा। तो ये डिमांड रहती है, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको पता रहता है कि मुझे ये कोड कब रन करना है। तो उसके हिसाब से आपको इसको बनाते समय सेलेक्ट करना रहता है ये ऑप्शन को। तो इसका फ्लो क्या है? कोई इवेंट है ना,
तो इवेंट क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है और फिर एक एक्शन उसका परफॉर्म होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लो कि हमने ब्लॉब अपलोड वाला फंक्शन बनाया है, तो अगर मान लो कि कोई इनवाइस वाला पीडीएफ किसी ने अपलोड कर दिया ब्लॉब स्टोरेज में, तो अपलोड होते ही फंक्शन ऐप चालू हो जाएगा। और फंक्शन ऐप क्या करेगा, इस पीडीएफ को रीड करेगा, रीड करेगा, उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, डाटाबेस में जाके सेव कर देगा। लेकिन यूजर ने क्या किया, केवल अपलोड करने का काम किया, लेकिन बाकी काम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जैसे मैंने बताया था कि आप अगर इसको लेना चाह रहे हो तो उसके लिए रीजन होना चाहिए। या तो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, या आप कोई एपीआई को डिप्लॉय करना चाह रहे हो, या कोई बैकग्राउंड जॉब्स आपको डिप्लॉय करना है, या कोई रैपिड डेवलपमेंट है आपका, एक के बाद एक बनाते जा रहे हो और आप डिप्लॉय करते जा रहे हो, क्योंकि बहुत क्विकली हो जाता है ना। तो छोटे मोटे एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय करना रहता है, वेबसाइट एपीआई सब, तो ये ज़्यादा बेटर है। इसको लेने से फ़ायदा क्या होता है, इसको लेने से ये फ़ायदा है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं करना है। आपको केवल अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है और वो चालू हो गया, फिर सेटअप करना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया और आपको कोई काम नहीं करना। सर्विस प्रोवाइडर जो पूरा हैंडल करता है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि इसको ले लिया जाता है और एप्लीकेशन इसमें डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट पोर्टल है अगर, तो पास में करते हैं। लेकिन अगर मान लो ओल्ड एसएपी सर्वर है या फिर आपका ओल्ड लेगेसी एप्लीकेशन है, तो आप इसमें नहीं जा सकते। आपको जाना पड़ेगा IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में जाना पड़ेगा। अब ये कंटेनर्स जो है काफी देर बाद निकला है, हालांकि हो गया है कई साल, लेकिन फिर भी लेटेस्ट है। तो कंटेनर्स में क्या खास बात रहता है कि कंटेनर जो रहते हैं, एक तो बजट में बहुत कम होते हैं। दूसरी बात है कि डॉकर्स वगैरह इमेज से बहुत आसानी से अपडेट हो जाते हैं, या उसमें डिप्लॉय किया जा सकता है डॉकर के थ्रू। तो इसमें एक इशू आने का चांस कम रहता है, क्योंकि डॉकर आप अगर कर रहे यूज, तो आपका कोई डिपेंडेंसीज है, थर्ड पार्टी का कोई डिपेंडेंसीज है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, तो वो सब एनवायरमेंट का जितनी भी चीजें हैं, वो डॉकर इमेज के थ्रू यहाँ तक पहुंच जाती है। तो आपका डिप्लॉयमेंट ज्यादातर फेल नहीं होता है, कंटेनर्स यूज करते हैं और सस्ता रहता है। तो मैक्रो सर्विसेज अगर मान लो आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको कंटेनर चाहिए। अब कंटेनर्स में भी दो प्रकार के सिस्टम हो गए। एक है कि आपके अगर ऐसे कंटेनर चाहिए जो जिसमें आपको एजोर कुबरनेट्स की जरूरत पड़ती है। एजोर कुबरनेट्स तो शॉर्ट में बोलते हैं एकेएस। तो एजोर कुबरनेट्स एक सर्विस है जो मल्टीपल कंटेनर को कंट्रोल करती है। जैसे आपके पास कंटेनर 500 प्लस है, 1000 प्लस है, इतने बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, आपको एकेएस लेना ही पड़ेगा। नहीं तो प्रोडक्शन में आपको बहुत दिक्कत जाएगा मैनेज करना कंटेनर्स को। लेकिन अगर आपके छोटे एप्लीकेशन है, 20 25 50 आपकी सर्विसेज डिप्लॉय करने, तो आप फिर एजोर कंटेनर ऐप ले लो। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और एकेएस की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत, ये एकेएस एक्चुअली में बहुत महंगा है। एकेएस की सर्विस भी लेने जाओगे तो 70 80 हज़ार रुपया के आसपास महीने का चार्ज लग सकता है आपको, केवल एकेएस का। बाकी उसके अंदर की जो चीजें है उसके अलग से चार्ज लगेगा। तो बड़े एप्लीकेशन में या जहाँ पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा है जिसको मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, तो वहाँ पर एकेएस लिया जाता है। लेकिन नॉर्मल सर्विसेज है 100 के अंदर है, तो वहाँ पर हम नॉर्मल एजर कंटेनर ऐप लेके काम कर सकते हैं। तो कंटेनर्स कब लेना है, जैसे कि मान लो सेम ऐप रन एवरीवेयर। तो कई बार क्या होता है कि जैसे एक एप्लीकेशन है उसको 100 जगह डिप्लॉय करना है, तो एक बार बटन दबा दिए और आपका 3 मिनट के अंदर 100 जगह चालू हो जाएगा एप्लीकेशन डायरेक्ट। तो ये सब फायदा हो जाता है, डॉकर भी आ चुका है, डॉकर के साथ काम करता है। फिर इसके बाद फास्टर डिप्लॉयमेंट। तो ये भी आपको पता है, डॉकर इमेज अपडेट हो गया कि कंटेनर ऐप अपने आप अपडेट हो जाता है, कोई ऑटोमेटिकली मैनुअली कर कुछ नहीं करना है हमें। फिर मैक्रो सर्विसेज। तो मैक्रो सर्विसेज का मतलब है कि उसमें 10 20 50 अलग अलग सर्विस है जिसको अलग अलग डिप्लॉय करना पड़ता है। तो कॉस्ट वाइज जो है एजोर कंटेनर ऐप जो है चीप, यानी कि काफी सस्ता पड़ता है और आप इसको यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद देखते हैं इजी स्केलिंग। अच्छा, इसमें स्केलिंग होती है। आप कंटेनर ऐप में जाकर देखोगे तो वहां पर उसका जो रेप्लिका रहता है ना, तो वहां पर स्केलिंग दिया रहता है, 1 रेप्लिका 2 रेप्लिका। जैसे हम उसको बढ़ा देते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ऑटो भी बढ़ता है, अपने आप भी बढ़ता है अगर पॉलिसी सेट कर दो,
और या फिर हम डायरेक्ट उसको मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं। एजोर कुबरनेट जो बोले ना, काफी थोड़ी कॉस्टली सर्विस है। तो ये क्या करता है कि ये जो है कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन को जो है ना मैनेज करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक तो उसका कंट्रोल प्लान, जहां से पूरा मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसमें होते हैं नोड्स, फिर होते हैं पॉड्स। तो ये जो नोड्स होते हैं ना, एक नोड्स में मल्टीपल पॉड्स भी हो सकते हैं। और एक्चुअली में जो आपकी रिक्वेस्ट आती है यूजर की, तो वो पॉड पे जाती है और पॉड उसको रिजॉल्व करता है। तो जब इसकी स्केलिंग होती है तो पॉड की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। अगर 10 पॉड है, तुरंत वो 40-50 पॉड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो इसमें सर्विसेज होती है और स्टोरेज भी होता है। तो ये सब आपका एजोर कुबरनेटिव सर्विसेज के अंदर आता है। तो जैसे इसमें आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखोगे, प्रोडक्ट सर्विस है, पेमेंट सर्विस है ना, ऑर्डर सर्विस है। अगर आप एजोर कुबरनेटिव सर्विस में है तो आपकी जितनी सर्विसेज अलग अलग डिप्लॉय होगी, अलग अलग कंटेनर में चले जाएगी, राइट। और ये डॉकर इमेज से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट CI/CD पाइपलाइन से भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जरूरत के हिसाब से खुद से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देना, और जरूरत नहीं है तो खुद से अपने आप उसको कम कर देना। इसको ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। लोग क्लाउड में क्यों जा रहे हैं? इसी के लिए जा रहे हैं। क्लाउड में ऑटो स्केलिंग इतना पावरफुल सर्विस है कि ज्यादातर लोग क्लाउड में ही बोलते हैं कि हमारा एप्लीकेशन क्लाउड में डिप्लॉय करना है, क्योंकि ऑटो स्केलिंग वहां मिल जाती है। तो अगर आप AKS यूज कर रहे हो, एजोर कंटेनर एप्स, तो उसमें जो ऑटो स्केलिंग रहती है, उसमें जनरली क्या होता है, पॉड और नोड से ना ये बढ़ते हैं। जैसे ट्रैफिक बढ़ गया तो देखो, पॉड आपका 3 था, 30 हो गया, और नोड आपके 2 थे, 10 हो गए। तो आपका जो एप्लीकेशन है और ज्यादा स्पीड का हो गया, और वो सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा, और आपका एप्लीकेशन स्लो भी नहीं होगा, ना ही बंद होगा, राइट। लेकिन जैसे मान लो कि रात में जरूरत नहीं होती है, ट्रैफिक कम हो जाता है, तो जो 30 पॉड है वो 3 में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे दिन होगा फिर बढ़ जाएंगे। तो जरूरत के हिसाब से ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और जरूरत नहीं तो वापस कम कर देता है। तो एजोर कुबरनेटिव्स में ये ऑटो स्केलिंग का फीचर ये होता है। फिर हम देखते हैं सर्विस मैश। तो सर्विस मैश क्या होता है? सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज। जैसे मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी सर्विस अलग अलग जगह डिप्लॉय है, लेकिन वो तो मिल के काम कर रही है ना, वो तो आपस में नेटवर्किंग से कनेक्ट है। हम API एंड टू एंड के थ्रू भी उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सर्विस मैश होता है। एनक्रिप्टेड डाटा फ्लो करता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है, ट्रैफिक ट्रैफिक को राउट करता है कि कौन से ट्रैफिक को किस तरफ भेजना है, एंड रिट्राई लॉजिक इसमें होता है। तो ये सर्विस मैश जो है जनरली मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक जगह पे, एक पॉइंट ए पे अगर 90% का लोड है, और पॉइंट बी पे 10% है, तो तुरंत वो उधर ट्रैफिक को ट्रांसफर कर देगा। एजोर कंटेनर एप्स, जैसे मैं बताया कि मैंने भी लास्ट 2-3 प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया है। सस्ता पड़ता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें कभी दिक्कत नहीं आता। एक बार आपकी पाइपलाइन वगैरह लग गई अच्छे से, उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आपको दिक्कत नहीं आएगा कि कभी एप्लीकेशन में कुछ इशू आ गया, DLL नहीं गया, थर्ड पार्टी तो डिपेंडेंसीज के कारण जो बंद हो गया एप्लीकेशन, इस टाइप का इशू नहीं आएगा। तो एजोर कंटेनर ऐप जो है सस्ता भी है, और एक से ज्यादा डिप्लॉयमेंट अगर करना है आपको, 10, 20, 30, तो आपको ये चूज करना चाहिए। तो ये बिना एजोर कुबरनेटिव्स के हैंडल हो जाता है। जैसे एजोर कुबरनेटिव्स महंगा है, मुझे पता था, तो मैंने एजोर कंटेनर ऐप डायरेक्ट चूज कर लिया, क्योंकि मैं बिना एजोर कुबरनेटिव्स के भी मेरा पूरा एप्लीकेशन इसमें अच्छे से चल सकता है। जैसे APIs वगैरह इसमें डिप्लॉय करते हैं, तो मेरी बैकएंड की भी करीब 18-19 API मैं जो है डिप्लॉय करने का प्लान था एजोर कंटेनर ऐप में। इवेंट प्रोसेसिंग की भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड जॉब चला सकते हैं। बैकग्राउंड जॉब जैसे मैंने सोनार क्यूब को डिप्लॉय करके रखा था। सोनार क्यूब भी बैकग्राउंड जॉब है, जब भी पाइपलाइन रन होती है तभी वो रन होता है। या आप खुद से एक बैकग्राउंड जॉब बनाते हो कोडिंग करके, तो भी आप इसको कंटेनर ऐप में डिप्लॉय करके रन कर सकते हो।
तो इसके बेनिफिट क्या है कि स्क्वेल टू जीरो। स्क्वेल टू जीरो का मतलब ये है कि मैं मिनिमम जीरो रखता हूँ कि अगर आधे घंटे तक किसी ने यूज नहीं किया तो वो सो जाता है, जीरो हो गया। आपकी बिल भी जीरो हो गई। अगर 15 दिन तक कोई इसको यूज नहीं करेगा, मान लो मेरे पास 20, ये 20 नहीं ज्यादा ही रहते, 70 80, मान लो 80 मेरे पास एजूर कंटेनर रहते, और अपन ने 15 दिन तक कुछ भी यूज नहीं किया, तो वो जीरो बिल रहेगा 15 दिन तक। जब यूज करेंगे तभी इसकी बिलिंग आएगी। इसीलिए इसको स्केल टू जीरो बोलते हैं, यानी कि जीरो भी हो जाता है। और बाकी जैसे 1 2 3 4 जैसा बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी इसकी। लोअर ऑपरेशनल एफर्ट्स है, इसमें आपका ऑपरेशनल एफर्ट बिल्कुल नहीं है। फास्टर डिप्लॉयमेंट है, जैसे बोला कि एक बार पाइपलाइन बन गई, आपका यहाँ पाइपलाइन ट्रिगर हुआ, वो डिप्लॉयमेंट हो जाता है बैकग्राउंड में, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, कम कॉस्ट में आप जो है इसमें काम कर सकते हो डिप्लॉयमेंट का। तो इमेज अपलोड मतलब वही डॉकर इमेज वगैरह जो है डायरेक्ट इसमें अपलोड करने से, और जैसे कि फोटोज वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हो, उसको चला के भी देख सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हैं एप्लीकेशन के अलावा। आप इसमें कुछ चीजें डिप्लॉय करके भी रख सकते हैं जिसको बाद में आप एक्सेस कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह ना। लेकिन ज्यादातर ये सर्विस डिप्लॉयमेंट के लिए ही यूज होता है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड था पहला वाला, तो ये फुल कंट्रोल आपके पास रहेगा, फुल कंट्रोल यानी कि 100% कंट्रोल आप बोलते हैं। तो हेडेक भी है ना, आपको ही सब कुछ मेंटेन करना है भी। ऑपरेशन इसमें हाई है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और ये जनरली लेगेसी ऐप जो होते हैं ना, पुराने काफी साल से जो बनते आ रहे, और उसको आसानी से एकदम झटके से अपग्रेड या चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड लेके डिप्लॉय करना पड़ता है। और पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कंट्रोल आपका मीडियम रहेगा, हालांकि आप कंट्रोल थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, लेकिन आपका जो ऑपरेशन लो रहेगा, यानी कि आपको उसमें मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज सब जीरो, जीरो ही बोल दो, आपको कुछ नहीं करना है, केवल डिप्लॉय करना है। और डिप्लॉय करके एप्लीकेशन चालू हो जाता है, थोड़ी बहुत सेटिंग्स रहती है, पैरामीटर वगैरह सेट करना वो करना पड़ता है। तो एपीआई वगैरह आप जो रहता है, वेबसाइट वेब एपीआई, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और कंटेनर्स का मतलब ये होता है कि आपका कंट्रोल इसमें हाई रहेगा, लेकिन ऑपरेशन इसमें मीडियम रहेगा, और ये मैक्रो सर्विसेज जैसे एप्लीकेशन के लिए काम करता है, जिसमें ज्यादा सर्विसेज हमको डिप्लॉय करनी पड़ती है। तो एंटरप्राइज केस स्टडीज में देखते हैं, जैसे लेगेसी ईआरपी एप्लीकेशन है, एसएपी है, तो वीएम हमको चूज करना रहता है। कस्टमर पोर्टल है तो ऐप सर्विस, जैसे आपकी कंपनी का वेबसाइट होता है ना, तो कंपनी का वेबसाइट भी ऐप सर्विस में डाल दिया जाता है। फिर पेमेंट इवेंट वगैरह है, तो वो फंक्शन ऐप में जाता है। फंक्शन ऐप जो होता है, हाई अवेलेबिलिटी रहता है, लो कॉस्ट रहता है, लेकिन ऐसे कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो फेल होना नहीं चाहिए, तो फिर हम उसे फंक्शन ऐप में डाला जाता है उस कोड को। फिर रिकमेंडेशन इंजन, एकेएस, एजोर कुबरनेटिव सर्विस, जो कि मल्टीपल कंटेनर को आसानी से मतलब हैंडल करती है, इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑर्केस्ट्रेशन करती है कंटेनर्स का एकेएस, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होती है। फिर इसके बाद है कैंपेन एपीआई, अगर ऐसी कोई एपीआई बना रही है तो कंटेनर ऐप में डाल सकते हो, और ये बहुत सारे कंटेनर ऐप यूज कर सकते हैं, 10 20 40 50 बजट में भी आ जाता है। फिर बिजनेस रिजल्ट क्या है, फास्टर डिप्लॉयमेंट, आपका लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होना चाहिए। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए ऑटोमेशन यूज करते, राइट। तो ऑलवेज यूज द ऑटोमेशन। एंड ग्लोबल स्केलेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, सिचुएशन देख करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दे और सिचुएशन देख के कम कर दे, इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं, राइट। फिर इसके बाद है आपका जीरो डाउन टाइम, यानी कि आपका एप्लीकेशन एनी टाइम रनिंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए एप्लीकेशन बंद हो गया, बार बार बंद होगा तो कस्टमर क्या करेगा, दूसरे एप्लीकेशन को यूज करने लगेगा, छोड़ देगा आपके एप्लीकेशन को। तो ये सारा चीज जो है एंटरप्राइज लेवल पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को ये सब थिंकिंग करनी पड़ती है जब वो कोई सॉफ्टवेयर का डिजाइन करता है। तो यहाँ पर मैसेज क्या है, चूज द प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन एप्लीकेशन नीड्स, नॉट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ट्रेंड। यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कंप्यूट नहीं सेलेक्ट करते। आपका सॉफ्टवेयर जावा में बन रहा है, डॉटनेट में बन रहा है, पाइथन में बन रहा है, पीएचपी में बन रहा है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप काम कर रहे हो, तो उसके बेस पे नहीं होता डिसाइड। ये डिसाइड होता है कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसकी जरूरत क्या है। जैसे मैंने बताया ना, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है तो आप जनरली कंटेनर्स में जाते हैं,
अगर लिगेसी एप्लीकेशन है, काफी पुराना है, कई साल पुराना है, और वो आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते उसको, तो फिर आप उसको वीएम में डाल देते हो, या हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज करके। तो ये डिसीजन जो रहता है एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सोल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ से ये रहता है। तो टीम, अभी एआई का जमाना है, एआई के टूल्स आ रहे हैं जो कोडिंग वोडिंग कर लेता है बड़ी आसानी से, और इशू वगैरह को भी रिजॉल्व करता है। तो अगर आप लोग डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, फ्रंट एंड डेवलपर है, जो भी है, आप अपने माइंड सेट को बढ़ाओ। आप इस प्रकार का नॉलेज लेना चालू कि करो कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हो या कर सकते हो। और आगे भी आप जाके सीनियर अगर बनते हो एज ए नॉन टेक्निकल भी अगर आप काम करते हो, डिलीवरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, या आप टेक्निकल में भी रहते हो, आर्किटेक्ट ना, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो फिर डेफिनेटली आपको ये सब नॉलेज, लेकिन ये एक बार में नहीं ले सकते। तो इसको आप लेते रहो, समय के साथ आपका माइंड, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो चेंज होती जाएगी। थैंक यू टीम। आज का सेशन यहाँ खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।